हेलो गाइस, वेलकम टू जीके वेंडर। लास्ट दिन हम लोग 5 ईयर प्लान्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्ty is a social phenomenon where few sections of society is unable to fulfill even its basic necessities of life concerning food, clothing, housing, etc. Okay. So poverty is a social phenomenon where few section of society is unable to fulfill even their basic necessities of life. ठीक है, लाइफ का जो बेसिक नेसेसिटीज है कॉन्सर्निंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एटसेट्रा। द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन का निर्माण कब से हुआ था? प्लानिंग कमीशन का शुरुआत 1950 में देखने को मिलता है ना? 1950 में। हालांकि नीति आयोग 2015 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 2015 से जब पीएम मोदी 2014 में आते हैं, तब इनका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो जाता है। और अब देखेंगे हम लोग कि जो द ईस्ट, उस टाइम में जो प्लानिंग कमीशन था, जिसको अभी हम नीति आयोग बोलते हैं, publishes poverty estimate based on data collected by National Sample Survey Organization on consumption expenditure। मतलब कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, उस हिसाब से डाटा कलेक्शन किया गया था। और ये डाटा कलेक्शन जो संस्था ने किया था, संस्था का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था के द्वारा वो डाटा निकाला गया था कि भाई प्रोवर्टी कितना है कितना नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उस टाइम का जो प्लानिंग कमीशन है, जो अभी को टाइम जिसको नीति आयोग हम लोग बोलते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलते थे, उसको पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। तो प्लानिंग कमीशन ने प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन किया था बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्शन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये डाटा किसके बेसिस पे था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे प्रॉपर्टी का आ, जो है स्टेटिस्टिक्स देखा गया था। कौन देखा था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। First estimation of poverty was done by Dadabhai Nauroji in his book Poverty and Un-British Rule in India। देखो भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम क्या है ना? तो ये तुमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा जाता है, और वहां पर उन्होंने एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी करते हैं। ठीक है, तो तुमको पूछेगा फास्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी किसने किया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। फास्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाज डन बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी इंडिविजुअल आर लखो लखदावाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, श्री रंगराजन श्री रंगराजन कमिटी। कई सारे कमिटी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लखदावाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, श्री राम रंगारंजन कमिटी, ये सब प्रोवर्टी एस्टिमेशन के लिए ये सब कमिटी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे
अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रोवर्टी के बारे में ज़्यादा यहाँ पर खास बात याद रखने वाली कुछ है नहीं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने डाटा पब्लिश किया था, एस्टीमेट बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दो चार कमेटी याद रख सकते हो, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद क्या, रंगरंजन कमेटी देखने को मिल जाता है, और लखदावाला कमेटी देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब प्रोवर्टी एस्टिमेशन करने के लिए कमेटी बनाया जाता है। ठीक है, लखदावाला। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Measurement of unemployment and employment in done by NSO India। ठीक है, ये भी एनएसओ करते हैं, जो कि प्रोपर्टी का एस्टिमेशन कर रहा था। वही वाली एन एन एनएसएसओ इसी का भी एस्टिमेशन करते हैं। किसका एस्टिमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना है कितना नहीं, इसका भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ ने करते हैं। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो, कई तरीके का एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। कुछ होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कई सारे देखने को मिलता है। ठीक है, एक हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज कैन बी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, it occurs when people shift from a job to another and remain unemployment during the interval period। ये हो जाता है frictional unemployment। Cyclical unemployment means it occurs when people lose their job due to decrease in demand in economy। ये हो जाता है cyclical unemployment when people lose their job due to decrease in demand in economy। अच्छा, distinguished unemployment क्या हो जाता है, it is the unemployment where a person seems to be unemployed but actually he is not, his contribution to the total output is zero। ठीक है, his contribution to the total output is zero। ये देखो, his contribution to the total output is zero। So it is the unemployment where a person seems to be employed but actually he is not। It is distinguished unemployment, his contribution to the total output is zero। Actually वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, लेकिन लगता है एम्प्लॉयड है। एक हो जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग सीजनल मंथ्स ऑफ द ईयर। इन इंडिया इट इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चरल सेक्शन। एग्रीकल्चर सेक्शन में हम लोग को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये हम थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लिए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो जाता है जब कोई बहुत गंदे तरीके से जॉब ढूंढ रहा हो और उनको उसको जॉब नहीं मिल पाता है, इसको ही तो हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंडिया में प्रोवर्टी का जैसे एस्टिमेशन एनएसएसओ ने किया था, अनएम्प्लॉयमेंट का भी एस्टिमेशन एनएसएसओ ने ही करता है। एनएसएसओ का मतलब हो जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप। कई तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जैसे 5 यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहली बात हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो जाता है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एक क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल
फ्रिक्शनल, सीजनल, डिस्टिंग्विश्ड और एक था कुछ, हाँ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चरल, मतलब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया। पहले वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी था, अभी कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी हो गया। तो ऐसे अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, उसके वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया गया, तो आप बोलेंगे क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। दूसरी बात हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप एक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट किए हो, उसी बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको हुआ, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब हो जाता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या होगा, आपको बिल्कुल, मतलब बोलेंगे तो लगेगा कि आप नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि एक्चुअली आपका आउटपुट जीरो है, आप अनएम्प्लॉयड हो। इसको हम बोल देंगे डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और एक क्या हो जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब साल का कुछ टाइम में आप अनएम्प्लॉयमेंट रहते हो। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये खूब दिखा जाता है। जैसे खरीफ सीजन वाला कोई किसान होगा, तो खरीफ सीजन में तो वो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, लेकिन जेईडी यानी समर सीजन में वो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। ऐसे हम इसको बोल देंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब ऐसा है कि आपका डिमांड नहीं रहा, आपको नौकरी से निकाल दिया गया कि आप डिमांड नहीं है भाई जाओ, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल लॉस देयर जॉब ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड इन इकोनॉमी। तो फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब किताबी लैंग्वेज में देख लेंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज कैन बी ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ऐसे अगर हो जाएगा तो हो सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट occurs when people shift from a job to another and remain employed during the intervening period। इसको हम बोल देंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इट occurs when people lost their job due to decrease in demand in economy। ठीक है जी। साइक्लिकल साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, this kind of unemployment occurs when people lose their job due to decrease in the demand in the economy। Distinguished unemployment का मतलब क्या होते हैं, unemployed where a person seems to be employed but actually is not, his contribution to the total output is total output is zero। Seasonal unemployment का मतलब क्या है, it occurs during seasonal months of the year। in India it is very common in agriculture section। तो ये हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लिया। प्रोवर्टी हम क्या देखे थे, ऐसा सिचुएशन जहां पर poverty is a social phenomenon where few section of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life concerning food, clothing, housing। ठीक है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन लोगों ने पॉवर्टी को कैसे पब्लिश किया, बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और फास्ट एस्टिमेशन किए थे दादा भाई नौरोजी ने, उनका किताब पॉवर्टी एंड अनमेटेड रूल इन इंडिया में। फास्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाज डन बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनमेटेड रूल इन इंडिया। पॉवर्टी रिलेटेड किताब क्या, कॉमेडी क्या क्या देखने को मिलता है जहां पर पॉवर्टी एस्टिमेशन होगा, तेंदुलकर कमेटी एक देखने को मिलता है, एक रंग रंजन कमेटी देखने को मिलता है, एक लगड़ा वाला, ठीक है, लगदा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंग रंजन कमेटी, ये सब देखने को मिल जाता है। चलो बढ़िया, अब हम लोग आ जाएंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। समझ रहे हो, मेन स्टे हो जाता है, मेन स्टे मतलब एक हो जाता है क्या, मेन पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 16.5% ऑफ इंडियन ग्रॉस जीडीपी। हालांकि अभी ये करंट 16 से ज्यादा है। मैं देख चेक करके आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए।
यहाँ पर तो 16 से 18% दिखा रहा है। चलो 16 से 18% दिखा रहा है, तो ठीक है भाई, हम लोग को लगभग आइडिया तो हो गया, है ना? अच्छा, अब हम लोग आएंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1916 में शुरू 66 में शुरुआत होता है, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाता है ब्रेन चाइल्ड ऑफ नॉर्मन बोरलॉग। कई लोग स्वामीनाथन से कंफ्यूज होते हैं, स्वामीनाथन इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर होते हैं। इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन इज रिगार्डेड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन is associated with the use of high yielding seeds, chemical fertilizer, न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में चर्चा किए, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिला, ये मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो जाता है। वर्कफोर्स का 50% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जीडीपी का 16% एग्रीकल्चर से आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में शुरुआत होते हैं। ये ब्रेन चाइल्ड हो जाता है नॉर्मन बोरलॉग का, जो कि ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। Green revolution is associated with the use of high yielding seeds, chemical fertilizer and new technologies। अब देखो, यहाँ पर ये याद रखने वाली बात आ जाएगा, ध्यान से देखना। ब्लैक ब्लैक रिवॉल्यूशन आपको बोल देगा, तो आप समझ जाना पेट्रोलियम का बात चल रहा है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी फिक्स प्रोडक्शन। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर भी हो जाता है, कोकोआ भी हो जाता है, ठीक है। नॉन कॉन्वेंशनल इंडिया, ये क्या है? अच्छा छोड़ो, लेदर और कोकोआ अच्छे से याद रखना। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा जूट। गोल्डन रिवॉल्यूशन सिर्फ बोल देगा तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, या तो हानि भी बोल सकते हो। गोल्डन में हानि भी आ सकते हैं, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर भी आ सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में खासकर फूड ग्रेन, सीरियल्स, व्हीट, लेगुमिनस प्लांट, ये सब आ जाएगा। ग्रे में फर्टिलाइजर आ जाएगा। पिंक में ऑनियन, फार्मास्यूटिकल और प्रॉन भी आ जाता है। पिंक में ओनियन आ जाता है, पिंक में प्रॉन भी आ जाता है, पिंक में फार्मास्यूटिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। व्हाइट में मिल्क भी आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्शन भी आ जाता है। इंडिया में खासकर ऑपरेशन फ्लड देखने को मिलता है। येलो में ऑयल सीड प्रोडक्शन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। प्रोडक्टिविटी प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म, इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखें ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम से रिलेटेड हो गया। फिर ब्लू, ब्लू मतलब मैरीन यानी फिश। ब्राउन में लेदर भी आता है, ब्राउन में कोकाओ भी आता है। गोल्डन फाइबर में जूट आता है। गोल्ड शिप गोल्डन बोल देगा तो वहां पर हनी भी आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा। ग्रीन बोल देगा तो सीरियल्स आ जाएगा, पल्सेस भी आ जाते हैं हालांकि, मतलब पल्सेस मतलब लेगुमिनस। ग्रे में फर्टिलाइजर आ जाएगा। पिंक में ऑनियन आते हैं, प्रॉन आते हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं। व्हाइट में मिल्क आते हैं, डेयरी आते हैं। येलो में जो है ऑयल सीड्स आते हैं। एवरग्रीन में इंक्रीज इन प्रोस्पेरिटी वगैरह विदाउट हार्मिंग ये द इकोलॉजी। प्रोडक्टिविटी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज कर लो बिना इकोलॉजी को करते हुए, उसको हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बोल देते हैं। तो लास्ट बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ब्लैक पेट्रोलियम, ब्लू फिश, ब्राउन लेदर और कोकाओ, गोल्डन फाइबर जूट, गोल्डन रिवॉल्यूशन या तो हनी या तो हॉर्टिकल्चर। चलो, ग्रीन सीरियल्स पल्सेस, ग्रे फर्टिलाइजर, पिंक ऑनियन, प्रॉन फार्मास्यूटिकल, व्हाइट मिल्क डेयरी, येलो ऑयल सीड्स। एवरग्रीन मतलब रिवॉल्यूशन इन प्रॉपर्टी एंड प्रोस्पेरिटी एंड प्रोडक्शन विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजी। चलो बहुत बढ़िया जी। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। क्या देखेंगे? इंडस्ट्री सेक्टर। इस सेक्टर का थोड़ा मतलब ये अच्छे से डिस्कस करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में क्या देखने को मिलता है? इंडस्ट्री सेक्टर मेनली कॉम्प्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्री में और क्या देखने को मिलता है? ये सब में तो देखने को मिलता है कि कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो, कुछ माइनिंग हो रहा हो, माइनिंग इंडस्ट्रीज, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का हो सकता है।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है लॉन्च इन इंडिया 48, 56, 77, 80, 91। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लॉन्च इन इंडिया इन 48, 56, 77, 80, 91। गवर्नमेंट ग्रांट्स द स्टेटस ऑफ नवरत्ना, मिनीरत्ना, महारत्ना टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट्स मेड बाय देम। ठीक है। द महारत्ना कैटेगरी हैज बीन द मोस्ट रिसेंट वन सिंस 2009। द अदर टू हैव बीन इन एग्जिस्टेंस 1997। ये महारत्ना वाला कंसेप्ट जो है इसको 2009 से शुरुआत किया गया है, 2009 से। और मिनी रत्ना और जो नवरत्ना है ये 1997 से चलते आ रहा है। तो ओएनजीसी का आप बात करोगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, 1956 में स्टैब्लिश होते हैं। देखो ये सारा याद रखना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो 1964 में तुमको मिल जाएगा इंडियन आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मुंबई में देखने को मिलता है। और भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो भी दिल्ली में। 74 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली। 75 में कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता। 75 में एनटीपीसी लिमिटेड, न्यू दिल्ली। 77 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई में देखने को मिलता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 84 में देखो, 74 में भी एक है, 84 में जेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यू दिल्ली में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 74 मुंबई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1989 मुंबई। पावर फाइनेंस कमीशन पीएफसी, 1986 न्यू दिल्ली। ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जेल का भी देख लेते हैं जी। जेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो तुम लोग याद रखना भाई, ओएनजीसी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 1956 न्यू दिल्ली। ठीक है। 64 में दो याद रख लेना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल दिल्ली में। हो गया। अब आ जाओ सीधा 74 में दो बोल दो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल न्यू दिल्ली, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये मुंबई। 74 हो गया। 75 में दो देखने को मिलेगा, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, एनटीपीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली। ठीक है। एनटीपीसी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हो गया 75 वाली बात। 77 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हो गया। अब आ जाओ 84 में जेल, जो कि न्यू दिल्ली में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1984 में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। जेल 1984 न्यू दिल्ली, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो बढ़िया। 1986 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, 1986 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। और 1989 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पर? हम लोग देखें 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी देखने को मिलता है, जो कि न्यू दिल्ली में होते हैं। ये 1956 की बात हो जाता है। 1956 के बाद हम लोग देखते हैं 1964 की बात। 1964 में एक मुंबई में देखने को मिलता है क्या? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक हो जाता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक हो जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है।
अच्छा, ये 64 में मुंबई में देखने को मिलते हैं, वहीं 64 में दिल्ली में भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड देखने को मिलता है। 64 हो गया। अब सिर्फ 74 में आ जाते हैं। न्यू दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहीं 74 में मुंबई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया 74। 75 कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, 75 एनटीपीसी न्यू दिल्ली। अब 75 में 77 हो जाता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एक हो जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 77 में, जो कि मुंबई में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऑयल वाला सारा देखो तुमको, ऑयल और पेट्रोलियम वाला सारा मुंबई में ही देखने को मिलेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात हो जाता है। 77 के बाद 84 में देखने को मिलता है जेल गैस एंड गैस एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। 89 86 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। 1989 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, अब याद करने का कोशिश करना चाहिए सब लोग को। सबसे पहले 56 में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में होते हैं। 1964 में देखने को मिलता है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी दिल्ली में देखने को मिल जाता है। फिर 64 के बाद हम लोग आ जाएंगे 74। 74 में देखने को मिलेगा 74 में देखने को मिलेगा 64 में क्या देखने को मिला? अच्छा सॉरी, 64 में दो देखने को मिलेगा, है ना। 56 में ओएनजीसी हो गया, 64 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोनों देखने को मिल जाएगा। फिर 64 के बाद 74, 74 में देखने को मिल जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली हो गया। अच्छा, फिर 75 में आ जाओ, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, एनटीपीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली, खत्म। 77 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। ठीक है जी, 77 हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे 84 में। आए 84 में जेल, जो कि न्यू 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 दिल्ली। 84 के बाद अब हम लोग आ जाएंगे 86 में और 89 में, दोनों न्यू दिल्ली में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो रिवाइज करने का वक्त आ गया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओएनजीसी से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1956 में, और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर 1964 में आ जाएंगे। 1964 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में, और उसी के साथ साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दिल्ली में। फिर 64 के बाद हम लोग आ जाएंगे 74 में। 74 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। और उसी 74 में देखने को मिलता है, उसी सेम 74 में और क्या देखने को मिलता है? अ, आपको देखने को मिल जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 74 के बाद 75 में कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, एनटीपीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली। 77 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, उसके बाद 84 में देखने को मिलेगा तुमको जेल इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। 86 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। 89 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। चलिए फिर दोबारा याद करने की कोशिश में 1956 में 1956 में देखने को मिलता है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन दिल्ली में। ये हो गया 1956 की बात। फिर 64 में हम लोग आ जाएंगे। 64 में मुंबई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और न्यू दिल्ली में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 64 हो गया। 64 के बाद हम लोग आ जाएंगे 74 में। 74 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। और देखने को क्या मिल जाता है? तुमको देखने को मिल जाएगा भारत, अ, भारत नहीं,
हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शायद, जो कि मुंबई में, ये हो गया 74 वाली दो बार। फिर 75 में कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता में, और 75 में एनटीपीसी, नेशनल जो है थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये देखने को मिल जाता है, ये भी एनटीपीसी न्यू दिल्ली में है। 75 हो गया। अच्छा, 75 के बाद 77 में आ जाएंगे, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूँ, 74 में दो होता है ना, तो 74 में स्टील अथॉरिटी और हिंदुस्तान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, सेल, और साथ ही साथ उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखने को मिलता है, जो कि 77 में जाके, 75 के बाद 77 में जाके अ, भारत पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, 77 हो गया। 77 के बाद हो जाएगा हमारा 84। 84 में जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में, और 84 में जेल हो गया। 86 में पावर फिनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली, फिर 89 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है। अब फाइनली बोला जाए, फिर सुनिए एक बार अच्छे से। 1956 में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। 64 में क्या देखने को मिल जाएगा? 1964 में देखने को मिलता है मुंबई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं 1964 में भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। हो गया 64 के बाद। फिर आ जाएंगे हम लोग 64 के बाद 74 में। 74 में देखने को मिलता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी न्यू दिल्ली में। और उसी 74 में देखने को मिल जाता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में। 74 हो गया। 75 में कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता। वही 75 में दिल्ली में देखने को मिलता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हो गया 75 वाली बात। फिर 77, 77 में देखने को मिलता है आपको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में। फिर 84 वाली बात आ जाता है। 84 में जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। 86 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली दिल्ली में देखने को मिलता है। 86 के बाद जो है 89 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी दिल्ली में देखने को मिल जाता है। अब आप लोग को याद में हो गया होगा, है ना चीजें समझ में। अब आंख बंद बंद करके एक बार याद करना। 1964 1956 ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली में। फिर 1964 में देखने को मिल जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में। वही 1964 में देखने को मिल जाता है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दिल्ली में। फिर 1964 के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा 1974 में। 1974 में देखने को मिलता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, वो भी दिल्ली में। और 1974 सेम ईयर में देखने को मिलता है मुंबई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर हो जाता है 75 में कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता में, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो भी न्यू दिल्ली में। 75 हो गया। फिर 77 में देखने को मिलता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई में। हो गया 77। 77 के बाद आ जाता है 84। 84 में जेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखने को मिलता है न्यू दिल्ली में। 84 में। फिर 86 आ जाता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में। 89 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ से देख लो एक बार दोबारा, याद नहीं होगा मतलब याद होना ही है, छोड़ेंगे थोड़ी ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 न्यू दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 मुंबई। वही 1964 में दिल्ली में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 74 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली।
74 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, 75 में कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, 75 में एनटीपीसी लिमिटेड न्यू न्यू दिल्ली, 77 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, सेवन उसके बाद 84 में जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली, फिर 89 में पावर, 86 में न्यू दिल्ली में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 89 में न्यू दिल्ली में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखो सब कवर हुआ, कोनो दिक्कत? तो ये हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिए भाई। इंडस्ट्री के ऊपर काफी सारे फोकस किया गया। और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उसको चार भाग, तीन भाग में वहां पर देखने को मिलता है, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना। तो 2009 से जो है महारत्ना का शुरुआत हुई है। उससे पहले 1997 से मिनी रत्ना और जो है नवरत्ना का शुरुआत हुआ है। ठीक है। इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये सब आ जाता है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट ग्रांट ग्रांट करता है नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेस्ड अपॉन प्रॉफिट मेड बाय देम। ये लोग ने जो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट के बेसिस में ये किया जाता है। किसके बेसिस से? प्रॉफिट में। भाई गवर्नमेंट प्रॉफिट समझते हैं। ठीक है। अच्छा, महारत्न का जो शुरुआत 2009 से होता है, बाकी दो का शुरुआत 1997 से होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 न्यू दिल्ली, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 मुंबई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 दिल्ली, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली 1974, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 मुंबई, कोल इंडिया लिमिटेड 1974 5 कोलकाता, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 न्यू दिल्ली, फिर 1997 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में मुंबई में, फिर जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में, कहाँ पर? न्यू दिल्ली। 1986 में न्यू दिल्ली में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1989 में न्यू दिल्ली में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो ये हो गया पावर, ये सब हम लोग देख लिए। अब देखो, देयर आर 12 नवरत्ना सीपीएससीज, मतलब सेंट्रल पब्लिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द कंट्री, among which prominent ones are भेल एंड ओयल। ठीक है। नवरत्ना जो है, नवरत्ना समझ रहे हो, तीन तीन टाइप के होते हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना और क्या, महारत्ना। तो बोल रहा है नवरत्ना में 12 देखने को मिलता है, जिसमें से भेल भी नवरत्ना में आते हैं और ऑयल इंडिया लिमिटेड भी नवरत्ना में आते हैं। ठीक है। समझ में आया क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सा है भाई? और यहाँ पर बोल रहा है 74 मिनी रत्ना सीपीएसएस में है, which are categories into कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, और उनमें कैटेगरी वन, कैटेगरी टू का भी प्राविधान देखने को मिलता है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? एक बार करंट डाटा भी देख लेते हैं। टोटल हाउ मेनी नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हाँ 2025 के अनुसार 26 नवरत्ना है। ठीक है। भाई साहब मैं सोच रहा था कि बढ़ गया होगा इतने दिन में, क्योंकि 23 का बुक है। तो नवरत्ना है जो 26 26 देखने को मिलता है। ठीक है। 26 नवरत्ना कंपनीज। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्ना में आ जाते हैं। ठीक है। ये अभी मिनीरत्ना ये नहीं आता है, ऑयल ऑयल जो है महारत्ना में आता है। ऑयल, ऑयल का कोई बात करेगा, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये आ जाएगा महारत्ना।
महारत्ना में आ जाता है। ठीक है, महारत्ना में आ जाता है ऑयल। और किसके बात कर रहे हैं? भेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज मिनीरत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। हाँ, भेल भी महारत्ना में आ जाता है। समझ रहे हो? ये हेवी इलेक्ट्रिकल वाला भेल जो है तुम्हारा, और ऑयल, ये सब महारत्ना में आ जाते हैं। ठीक है। और अभी नवरत्ना 26 देखने को मिलता है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी मिनीरत्ना central public sector enterprise are there in India? As of 26, India has approximately 74 to 75 mini रत्ना। तो वही आसपास 74 ठीक है, चल जाएगा। हाउ मेनी महारत्ना हाउ मेनी महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज आर देयर इन इंडिया? देयर आर 14 महारत्ना CPSS। 14 महारत्ना। तो महारत्ना कितना, टोटल कितना देखने को मिलता है? 14 टोटल। ठीक है। अब ये सब डाटा तुम लोग को दे दिया, क्योंकि भाई ये देखो, ये जो है ये अपडेट होते रहते हैं ना। तो और करंट अफेयर्स में भी देखोगे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं चेक करके अलग से थोड़ा टाइम लेके बता दिया तुम लोग को, ताकि तुम अपडेटेड रहो। इस किताब में जो लिखा है ये तो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से लिखा होगा। तो हम लोग का अपडेट हो जाना चाहिए कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज होते हैं उनमें 1997 से नवरत्ना, मिनीरत्ना शुरू हुआ है। 2009 से महारत्ना शुरू हुआ है। आज 25 का लास्ट तो हो गया, 26 का शुरुआत में हम लोग अगर देखेंगे कितना नवरत्ना है, तो नवरत्ना का नंबर हो जाएगा 26। कितना मिनी रत्ना है, ठीक है, तो 74 मिनी रत्ना हो जाएगा। और कितना कितना महारत्ना है, तो 14। इसी महारत्ना में आ जाता है भेल, इसी महारत्ना में आ जाता है ऑयल। मैं दोबारा बोलता हूँ, अभी 2026 का शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नवरत्ना देखने को मिल जाएगा 26। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नवरत्ना देखने को मिल जाएगा 26। मिनीरत्ना देखने को मिल जाएगा लगभग 74। और महारत्ना देखने को मिल जाएगा 14। महारत्ना देखने को मिल जाएगा 14। इसी 14 में आ जाता है ऑयल, इसी 14 में आ जाता है वेल। इतना याद रहेगा। ये टेबल तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस किए हैं। देयर आर 26 नंबर CBSE इन द कंट्री। एमंग ये 12 भूल जाना, ठीक है, 12 12 ये सब ये मत याद रखना, दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये 12 बिल्कुल भूल जाना, 12 नहीं। 12 हो, 12 याद रखोगे तो 12 बच जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं याद रखना है। 26 में बता दिया। चलो, एमंग हुइच प्रोमिनेंट आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये अभी नहीं चलेगा ये सब बात, क्योंकि ये सब जो है भेल और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर आ गया? भेल भी आ गया महारत्ना में, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी आ गया महारत्ना में। 74 मिनीरत्न सीपीयू हुई। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम लोग को?
12 बिल्कुल नहीं याद रखना है, ठीक है। और ये जो भेल का भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड का बात कर रहा है, ये अभी महारत्ना में है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का बात करिए, ये भी महारत्ना है। और अभी महारत्ना का नंबर 14 हो जाता है। और देयर आर टोटल 74 मिनी रत्न भी, ये ठीक है। फ्यूचर कैटेगरी मिनी मिनी रत्ना, जिसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये भी मिनी रत्न में आते हैं सीपीएससी। ठीक है। फ्यूचर कैटेगरीज इनटू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ठीक है। मिनी रत्ना में काफी ज्यादा नंबर है, 74 है। तो उसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 देखने को मिल जाता है। ठीक है। महारत्ना 14 देखने को मिल जाता है। चलो, बैंकिंग सिस्टम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू जीके भंडार। थैंक यू ऑल। राधे राधे।